वेरी वेलकम टू ऑल अगस्ता नीट क्लासेस लखनऊ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले। देखिए, हमारी केमिस्ट्री में एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। इसलिए स्टार्ट करने वाले हैं देखिए, क्योंकि इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि न्यूमेरिकल्स बहुत होते हैं, जिसमें बच्चे परेशान होते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा होता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, नीट का एक बहुत वास्ट सिलेबस मतलब कवर करता है, जिसमें क्या होते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, तो बच्चे क्या है इजीली पढ़ सकते हैं इसमें और आराम से क्वेश्चन निकल जाते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी मेनली करनी होती है और इसमें ज़्यादा कुछ न्यूमेरिकल नहीं होती है, इसलिए इसमें प्रॉब्लम भी नहीं होती है ना। इसलिए आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेने वाले हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली आज हम बेसिक जो हिस्ट्री बेसिस पे हैं, कहाँ से ऑर्गेनिक आया है, ये सब कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो आज हम उस बेसिस पे डिस्कशन करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्ड आया है, तो मतलब ऑर्गेनिक का सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे तो बर्जीलियस। तो उन्होंने मतलब ऑर्गेनिक कहा था कि मतलब सबसे टर्म ऑर्गेनिक बर्जीलियस एक साइंटिस्ट आए थे बर्जीलियस। उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से बनते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। मतलब हम आंखों से भी देख सकते हैं उस ऑर्गेनिज्म को और बड़ा भी हो सकता है, जैसे हम लोगों जैसा। तो छोटे ऑर्गेनिज्म में जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ हो गए है ना, और यूकैरियोट्स हो गए हम लोग। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखते हैं, मेनली किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन बर्जीलियस ने जो साइंटिस्ट और थे उन्होंने पूछा क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म में अकेले बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उन्होंने कहा, पहले तो इतनी ज़्यादा वास्ट स्टडी नहीं हुई थी, तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया हाँ, और लिविंग केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनते हैं। ठीक, लेकिन फिर बाद में मतलब डिस्क्राइब हुआ था कि मतलब लेबोरेटरी से भी बन सकते हैं, लेबोरेटरी में भी बनते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पूछा अच्छा ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनते हैं तो कैसे बनते हैं। तो उन्होंने कहा एक मतलब एक एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं वाइटल फोर्स, वाइटल फोर्स। ठीक है, इसकी बेसिस पे ये क्या हमारे कंपाउंड बनते हैं, कौन से, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये बर्जीलियस की जो थ्योरी थी डिस्प्रूव हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड बनने लगे थे। सबसे पहला कंपाउंड आया था हमारा अमोनिया। जैसे आपने सुना होगा अमोनिया को जो फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज किया जाता है। सबसे पहला कंपाउंड कौन सा बना था हमारा, अमोनिया बना था। वो बना कैसे था, ये एक साइंटिस्ट थे, वो क्या मतलब अमोनियम साइनाइड पे काम कर रहे थे। मतलब एक कंपाउंड नहीं बना रहे थे ऑर्गेनिक, लेकिन काम कर रहे थे जस्ट। तो किसी कारणवश वो अमोनिया एक यूरिन लाइक स्मेल दिखाने लगा था। ठीक है, तो यूरिन लाइक स्मेल आने लगी थी, तो उन्होंने देखा अच्छा ये कौन सा कंपाउंड है। तब उन्होंने देखा कि एक कंपाउंड कौन सा बना, यूरिया बना है। ठीक, तो अब हम चलते हैं कि लेबोरेटरी में कौन कौन से कंपाउंड बने थे। सबसे पहले कंपाउंड बना था हमारा, सबसे पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी के हिसाब से किसने दी थी, भाई बर्जीलियस, बर्जीलियस ने दी थी। उन्होंने क्या बोला था, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उन्होंने बोला था ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। कौन सी एनर्जी के द्वारा, वाइटल फोर्स। बर्जीलियस ने ये बोला था कि मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं मिली किस में बनते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनते हैं। ठीक, लेकिन बाद में ये थ्योरी डिस्प्रूव हो गई। किसने किया डिस्प्रूव, दूसरे साइंटिस्ट आए। एक मतलब कैसे बना था, यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। जो पहला कंपाउंड आया था हमारा कौन सा, यूरिया था। यूरिया, यूरिया की स्मेल कैसी थी, यूरिन लाइक। वैसे कैसे डिस्क्राइब हुआ था, मतलब उन्होंने अमोनियम साइनाइड पे काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि मतलब कंपाउंड से थोड़ी देर बाद यूरिन लाइक स्मेल आने लगी थी।
तो उन्होंने देखा कि यूरिन लाइक स्मेल आ रही, उन्होंने पहले तो अपने साइड देखा कि कहीं हमने तो ये नहीं कर दिया है, तो बाद में देखा अरे ये तो कंपाउंड यूरिन लाइक महक रहा है। तब क्या किया उन्होंने, तो उन्होंने देखा कौन सा कंपाउंड है, तब देखा कौन सा था, यूरिया था। यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, सिंथेसाइज लेबोरेटरी में हुआ था। ठीक है, किसने किया था, एक साइंटिस्ट थे वूलर साइंटिस्ट थे। वूलर साइंटिस्ट ने इनको सिंथेसाइज किया था। कौन सी सिंथेसिस, तो उसका नाम उनकी बेसिस पे नाम ही पड़ गया वूलर, INTHESIS, वूलर सिंथेसिस द्वारा। और कब किया था इन्होंने, 1828 में। 1828 में। साइंटिस्ट कौन थे, वूलर साइंटिस्ट थे, काम कर रहे थे अमोनियम साइनाइड पे, और उनसे से गलती से बन गया था क्या, यूरिया, जो कैसी स्मेल थी, यूरिन लाइक थी। ठीक, यूरिन लाइक थी। कैसे बना था, ये हमारा एक कंपाउंड था कि CNO पे काम कर रहे थे, NH4Cl था, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड रिएक्शन कराई थी उन्होंने, हो रही तो KCl प्लस NH4CNO बना था। ये क्या है, अमोनियम साइनाइड है हमारा, अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड, ये अमोनियम साइनाइड उन्होंने लिया। तब क्या हुआ, फिर अमोनियम साइनाइड को उन्होंने फिर से लिया, अमोनियम साइनाइड को लिया, जैसे यहाँ पे NH4 था, यही उठा के इन्होंने लिया यहाँ से, यहाँ पे लिखा अमोनियम साइनाइड, और क्या हुआ, इस फॉर्म में बन गया। इसका नाम क्या है, यूरिया। इसमें पेन चेंज करके बताऊंगा आपको, एक सेकेंड। अमोनियम साइनाइड था, अमोनियम साइनाइड से यूरिया बना, NHCO NH2। हम इस फॉर्म से भी लिख सकते हैं अमोनिया को, NHC डबल बॉन्ड ONH। दिख रहा है आपको, दिख रहा है, हाँ, तो देख लीजिए, NHC डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं यूरिया। कैसे बना, वूलर सिंथेसिस द्वारा। ठीक, कब बना था, 1828 में, वूलर सिंथेसिस द्वारा। कौन सा कंपाउंड था, फर्स्ट कंपाउंड था हमारा। ठीक है, कहां से बना था, अमोनियम साइनाइड की रिएक्शन से यूरिया बन गया था। अब इसमें देखिए, जितने हाइड्रोजन है, NH2 होता है यहाँ पे, जितने हाइड्रोजन होता है यहाँ पे, उतने हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, जितने नाइट्रोजन यहाँ पे हैं, उतने नाइट्रोजन यहाँ पे भी हैं, जितने कार्बन है वहां कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो इसमें कोई ऐसा तो बाहर से नहीं कंपाउंड आया ना, तो इसमें बाहर गया है कोई कंपाउंड। तो इसमें क्या हुआ, अंदर ही रीअरेंजमेंट हो गया, जिसको हम बोलते हैं आइसोमेराइजेशन। क्या बोलते हैं, आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन का मतलब कि उसी में रीअरेंजमेंट हो गया कुछ, जिससे हमारा कंपाउंड कौन बना था, यूरिया बना था। ठीक है, यूरिया क्या है, NH2CO NH2, हम जिससे लिख सकते हैं NHC डबल बॉन्ड NH2C डबल बॉन्ड NH2, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, अब आते हैं अपने दूसरे कंपाउंड पे, कौन सा बना था। पहला तो हमने जैसे देख लिया कि यूरिया बना था। अब दूसरा कंपाउंड आता है हमारा एसिडिक एसिड। एसिड इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो क्या बन गया था, ये क्या था हमारा, पीछे जैसे चलते हैं एक बार, देखो, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। कहाँ बना था, ये लेबोरेटरी में बना था। ठीक है, लेकिन जो हमारा एसिडिक एसिड है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एलिमेंट, ये अपने एलिमेंट से बना था। वहां डिफरेंस क्या है, वहां पे लेबोरेटरी में बनाया गया था। ठीक है, कंपाउंड को, क्योंकि बर्जीलियस ने बोला था कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉर्मल बॉडी में बनते हैं, है ना, लेकिन बाद में डिस्प्रूव हो गया कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग में अकेले नहीं, कहाँ भी बनते हैं, बॉडी में नहीं अकेले, लेबोरेटरी में भी बन सकते हैं। तो हमारा पहला कंपाउंड तो यूरिया हो गया था, लेकिन अगर पूछा जाए तो ये दूसरा कंपाउंड है वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन एक फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एलिमेंट, अपने एलिमेंट से बना था। वो कैसे बना था, लेबोरेटरी में बना था, इसलिए वो फर्स्ट है। ये वैसे हमारा दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये कहाँ से बना था, अपने खुद के एलिमेंट से बना था। खुद के एलिमेंट से कैसे, जैसे हम लोग ले लें यहाँ पे
जैसे हम लोग ले लें कोई भी रिएक्शन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, है ना, एंड ऑक्सीजन। इसमें क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलके अब क्या बना रहे हैं, एसिडिक एसिड, CH3COOH। देखिए यहाँ पे CH3COOH है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा टाइपर ने गलत किया है, ठीक है। एसिडिक एसिड ये होता है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब सिंगल नहीं होगा, डबल होगा, गैस है क्योंकि। CH3COOH ये क्या है, हमारी एसिडिक एसिड है। एसिडिक एसिड किसने बनाया था, कौन सी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, कोलबे सिंथेसिस। कोलबे साइंटिस्ट थे तो उसे उसका सिंथेसिस का नाम क्या हो गया, कोलबे सिंथेसिस द्वारा। जैसे वहां पे बोलर साइंटिस्ट थे तो बोलर सिंथेसिस था, तो यहाँ पे कोलबे सिंथेसिस। ये कब आए थे, जैसे वहां पे 1828 में था, ये कब आ गए थे, 1845 में। इन्होंने एसिडिक एसिड कब बनाया था, 1845 में, ठीक, लगभग कितना 10-11 साल बाद। अब क्या होगा, CH4। अब तीसरा कंपाउंड कौन सा हमारा, CH4 इज द सेकेंड, मतलब अगर फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछा जाए अपने एलिमेंट से बना था तो कौन सा, एसिडिक एसिड बना था। तो सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एलिमेंट, अपने ही एलिमेंट से, ये भी तो सेकेंड हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए पूरा टोटल पूछा जाए तो पहला कौन बना था, एसिडिक एसिड बना था, लेकिन वो अपने लेबोरेटरी में बना था, है ना। दूसरा फर्स्ट ऑर्गेनिक, दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिडिक एसिड, तीसरा हमारा मीथेन। लेकिन अगर पूछा जाए कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम एलिमेंट, खुद के एलिमेंट से कौन सा बना था, एसिडिक एसिड बना था। दूसरा कौन सा हो जाएगा, हमारा मीथेन हो जाएगा, जो अपने खुद के एलिमेंट से बना था, ठीक। सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एलिमेंट, मतलब खुद के एलिमेंट से। ये किसने सिंथेसाइज किया था, बर्थलोर्ड ने किया था। कब किया था बर्थलोर्ड ने, 1856 में, 1856, ठीक, 1856 में किया था। ये कैसे बने थे, मीथेन, मीथेन एस्टर जैसे ये बना था वैसे ये भी बना था, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इन्होंने लिया, और क्या बन गया हमारा मीथेन। मीथेन बन जाएगा CH4, साथ में वाटर भी बनेगा, वाटर लिखने की जरूरत नहीं, हमारा मीथेन ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ये मीथेन अपने एलिमेंट से फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जो नहीं एसिडिक एसिड फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है अपने एलिमेंट से, और जो मीथेन है सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है अपने एलिमेंट से, तो CH4 आ जाएगा। अब टोटल पूछा जाएगी ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट कौन सा था, सेकेंड कौन सा, थर्ड, तो हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया, है ना, दिख रहा है यूरिया। एंड सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है हमारा, एसिडिक एसिड COOH, एसिडिक एसिड। थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है हमारा, मीथेन CH4। यूरिया, यूरिया किसने सिंथेसाइज किया था, बोलर ने किया था, बोलर लिख लेंगे हम। एसिडिक एसिड किसने बनाया, कोलबे ने बनाया था, ठीक है। और मीथेन किसने, बर्थलोर्ड ने, ठीक है। हम ऐसे याद कर सकते हैं। ये हमारे 3 कंपाउंड हो गए। अब हम चलते हैं, अब बाद में क्या हुआ, ये मीथेन बना, मीथेन क्या है, कार्बन का कंपाउंड है। बाद में क्या हुआ, कार्बन के लगातार कंपाउंड बनते चले गए। जो पहले कहा था कि मतलब कार्बन के ज़्यादा कंपाउंड नहीं बन सकते, ये मतलब बाद में डिस्क्राइब हुआ कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड बनते चले गए। तो साइंटिस्ट ने पूछा अच्छा ये कैसे बनते चले गए, क्या इसमें प्रॉपर्टी थी। तब साइंटिस्टों ने बताया कि उसमें एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी, अपने आप में जुड़ते चले जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी को उन्होंने बोला कैटिनेशन पावर, मतलब उसमें कैटिनेशन पावर की क्षमता होती है कि जिससे अपने कंपाउंड सेल्फ लिंकिंग करके बड़ी बड़ी चेन बनाते हैं। मतलब कौन किस टाइप की चेन बनाते हैं, मतलब लंबी चेन बना लेंगे, है ना, स्ट्रेट चेन बनाएंगे, या फिर साइक्लिक चेन बना लेंगे, जिसे बोल सकते हैं लंबे लंबे चेन, मोटे मोटे चेन, है ना, ये सब बोलते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं अब कार्बन में कौन सी प्रॉपर्टी होती है। अकॉर्डिंग टू लेवोसियर कार्बन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब क्या हो गया, इसलिए कार्बन क्या है हमारा एसेंशियल कंपाउंड है। किसने बोला, लेवोसियर आए हमारे साइंटिस्ट एक
अब थोड़ा पहले हिस्ट्री देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा हिस्ट्री दिखा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू लेवेसियर, कार्बन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं हिस्ट्री क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो आप अगर एग्जाम में आ गया मान लीजिए, तो क्या आप सर से ये बोलेंगे किसी एग्जामिनर से कि नहीं ये तो पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए आपको टोटल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए मैं हिस्ट्री थोड़ा बता रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू लेवेसियर, कार्बन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि अब हम कार्बन की पूरी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने बताया है कि कार्बन क्यों मतलब अपनी सेल्फ लिंकिंग कर पाता है, क्योंकि उसके पास कैटिनेशन पावर होती है। क्या? कैटिनेशन पावर, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज पॉसिबल ड्यू टू कैटिनेशन ऑफ एक्स में कोई भी आ सकता है। एक्स में यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन भी हो सकता है, और भी कंपाउंड होते हैं जैसे सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है। कैटिनेशन एंड एक्स बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, मतलब कोई भी कार्बन भी, सिलिकॉन भी, कोई भी। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज पॉसिबल ड्यू टू कैटिनेशन, कोई भी बॉन्ड हो गया, कैटिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, ठीक है, बॉन्ड बनाएंगे उनके साथ तो कैटिनेशन पावर बढ़ती चली जाएगी, चेन बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसकी होती है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी मेनली होती है नॉन मेटल की। किसकी होती है? नॉन मेटल की, नॉन मेटल। कैटिनेशन पावर किसकी होती है? नॉन मेटल की। देखो कैटिनेशन की डेफिनेशन क्या लिखी? डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन सेम एटम, सेम एटम, डिफरेंट एटम नहीं, डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन सेम एटम टू फॉर्म ओपन और क्लोज चेन, टू फॉर्म ओपन या क्लोज चेन, कोई भी चेन बना सकते हैं, ओपन या क्लोज चेन इज नोन एज कैटिनेशन, कैटिनेशन, ठीक है। डायरेक्ट बॉन्ड बनाते हैं अपने साथ में सेम एटम के, ओपन भी बना सकते हैं या क्लोज भी बना सकते हैं, उसको बोलते हैं हम कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग, जो हम पीछे भी देख चुके हैं, है ना, क्या बोलते हैं? सेल्फ लिंकिंग। अब आ जाएगा हमारा सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ एटम इज नोन एज कैटिनेशन। अब हम देख चुके हैं सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी थी, इसको हम बोल सकते हैं सेल्फ लिंकिंग, तो उसको बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन बाद में पहले भी देख चुके हैं, कैटिनेशन फॉर्मिंग मेनली नॉन मेटल्स में, नॉन मेटल में, ठीक। अब हमारा आता है कैटिनेशन, हम जो नॉन मेटल में देखते हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया, तो कैसे पहचानेंगे कि अच्छा किसमें ज़्यादा कैटिनेशन पावर है, किसमें कम है? तो हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल से हम पूरा याद कर लें, मतलब उसको देख लेंगे, जिससे क्या हमको कैटिनेशन पावर पता चल जाएगी। तो हम कैटिनेशन पावर के लिए एक टेबल बना रहे हैं, जैसे एक 14 ग्रुप हो गया, देखा ही हो आपने 15 एंड 16 ग्रुप का, ठीक है। 14 ग्रुप में कौन सा आता है? मैं पेन चेंज कर लूँ एक बार, पेन से कौन सा ले लूँ, ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है ना। 14 ग्रुप में कौन सा मेनली कंपाउंड आते हैं हमारे? कार्बन आता है। 15 में कार्बन के बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन आ जाएगा, है ना हमारा कंपाउंड। कार्बन के नीचे कौन सा आता है? कार्बन के नीचे आता है हमारा सिलिकॉन। नाइट्रोजन के नीचे कौन सा आता है बताइए? नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आता है, एंड फिर ऑक्सीजन के नीचे सल्फर। तो 14 ग्रुप में कार्बन एंड सल्फर, ठीक है सर, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, अच्छा कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो हम इसको कैसे ऑर्डर बनाएंगे? मान लो मैं पेन चेंज कर लेता हूं, देखिए अब क्या होगा, ये हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे, सॉरी रफ अरेंज कर लेता हूँ थोड़ा, एक सेकेंड। इस ऑर्डर से ऐसे बनाएंगे, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर,
फिर सिलिकॉन एंड देन कार्बन। ठीक, तो इसकी हमारी ऑक्सीजन की कैटिनेशन पावर सबसे कम, फिर फास्फोरस की, सल्फर की, सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, कार्बन की। इस टाइप से अगर हम टेबल याद कर लेंगे तो क्या होगा, हमको इजीली याद हो जाएगा। ठीक, तो इसमें सबसे पहले किसकी हो जाएगी, कार्बन की हो जाएगी कैटिनेशन पावर ज़्यादा, है ना। फिर किसकी, सिलिकॉन की हो जाएगी, फिर किसकी, सल्फर की, फिर फास्फोरस की, एंड देन नाइट्रोजन की, एंड देन ऑक्सीजन की। ठीक है, इस फॉर्म से हम याद कर लेंगे कैटिनेशन पावर। ठीक, इस फॉर्म से हम याद कर सकते हैं। अब मान लो, अब जैसे मैं इसको हटा दूं पूरे को, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, तो मैं हटा रहा हूं। अब देखिए, अब क्या होगा, अब ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन, तो ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, जैसे मैंने टेबल बनाई थी, कार्बन हो जाएगा, है ना, कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, सल्फर का बॉन्ड बीच का, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपने देखा होगा कार्बन के तो बहुत सारे कंपाउंड देखे। कार्बन क्यों इतना ज्यादा मतलब कैटिनेशन पावर शो करता है, क्योंकि देखो पीरियोडिक टेबल देखिए आपने, कार्बन ऊपर है, ये क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग ड्यू टू स्मॉलर साइज, स्मॉलर साइज की बेसिस पे, क्योंकि इसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि स्मॉलर साइज होता है और नॉन मेटल होता है, इसलिए सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। आपने सिलिकॉन के भी बहुत सारे कंपाउंड देखे, जैसे आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, सिलिकॉन के पॉलीमेरिक चेन, है ना, स्ट्रेट चेन, है ना। और सल्फर के देखे होंगे, एसिड देखा होगा, S6 देखा होगा, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे जब आप, तो उसमें बने हुए हैं, एसिड एक्सिड देखा, और फास्फोरस के देखे हो, P4 देखा होगा ना, P6 P10 देखा होगा, है ना। ये सब कंपाउंड आपने P6 P10 सब वगैरह देखे होंगे, और एसिड एसिड भी देखा होगा, और नाइट्रोजन की भी बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, और ऑक्सीजन के भी बहुत सारे कंपाउंड। इसलिए क्या होता है, ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन हम देखते हैं। अब एक हम क्वेश्चन करते हैं उसी बेसिस पे, तब हमको आइडिया लग जाएगा किसका कैटिनेशन पावर ज़्यादा होता है, तो कौन से देखेंगे क्वेश्चन। ठीक, देखिए एक सेकेंड, अब एक क्वेश्चन जो मैंने बोला है देख लेते हैं। क्वेश्चन जैसे मैं दे देता हूं, क्वेश्चन विच, अब नोट डाउन कर लीजिए, विच हैव मैक्सिमम कैटिनेशन, विच हैव मैक्सिमम कैटिनेशन पावर। ठीक, जैसे क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन आंसर 1 2 3 4 बना के दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें लिख दे रहा हूँ मैं सिलिकॉन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, और सल्फर भी ले लेते हैं, ठीक है। अब आप इसमें देख के बताइए मुझे कौन सा कैटिनेशन पावर ज़्यादा होगा। आप खुद करके बताइए, ऊपर मत देखिएगा टेबल, आप खुद बताइए, इसलिए मैं छिपा लेता हूँ। बताइए जल्दी से, कैटिनेशन पावर किसकी ज़्यादा होगी। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने कार्बन नहीं दिया है, क्योंकि कार्बन लगभग सभी जानते हैं कैटिनेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है। मैंने यहाँ पे कौन सा दिया, ये हो सकता है सिलिकॉन, सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। मैंने दिया कौन सा है, सिलिकॉन, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, सिलिकॉन हो जाएगा। इस बेसिस पे हमको क्वेश्चन करना है इसके। ठीक, मैक्सिमम कैटिने, जिसमें इसको रब कर दूं, इसको मैक्सिमम कैटिनेशन ऑफ जेड बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ड्यू टू स्मॉलर साइज, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैक्सिमम कैटिनेशन ऑफ मतलब कार्बन बॉन्ड, कार्बन का बोल दें या जेड कुछ भी बोल दें, मैक्सिमम कैटिनेशन ऑन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन इज ड्यू टू स्मॉलर साइज। किसकी साइज, स्मॉलर साइज। स्मॉलर साइज हम पहले ही देख चुके हैं, क्यों बनाता है, क्योंकि इसकी साइज छोटी होती है। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं। अब एक साइंटिस्ट आए, देखो इसे कार्बन ऑक्सीजन कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन में भी कार्बन डबल बॉन्ड और CO
एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज सिलिकॉन डू नॉट फॉर्म Z बॉन्ड ड्यू टू लार्जर साइज, क्यों? कार्बन आपने ऑक्सीजन वाले बॉन्ड देखे होंगे, मेनली कार्बन ऑक्सीजन ये वाले देखे होंगे, लेकिन सल्फर ऑक्सीजन वाला, सिलिकॉन ऑक्सीजन वाला ये मेनली नहीं देखे होंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि देखो कार्बन और सिलिकॉन के मतलब देखेंगे कितना कौन बड़ा है। सिलिकॉन की साइज ज्यादा बड़ी होती है, कार्बन की छोटी होती है, इसलिए ये बॉन्ड बना लेता है। लेकिन सिलिकॉन की साइज काफी बड़ी होती है, जिससे क्या होता है, साइज ज्यादा बड़ी है, जिससे क्या होगा, ये बॉन्ड नहीं बना पाता है। क्लियर हुआ? सिलिकॉन की साइज ज्यादा बड़ी होती है, इसलिए क्या होता है, वो अच्छी तरीके से बॉन्ड नहीं बना पाता है, इसलिए SO S डबल बॉन्ड ये वाले ग्रुप सही से नहीं बनते हैं। अब कार्बन की छोटी होती है तो आराम से बना लेते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। अब एक साइंटिस्ट आए, वेंटहॉफ एंड लीवेल। वेंटहॉफ और लीवेल ने क्या कहा कि कार्बन कैसा होता है, टेट्रावैलेंसी होता है। वेंटहॉफ और लीवेल ने क्या कहा, कार्बन कैसा होता है, टेट्रावैलेंसी मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक। तो 4 बॉन्ड बनाएगा तो कैसे, जैसे टेट्रावैलेंसी हम 4 बॉन्ड बनाए, कार्बन कितना बनाया, 4, 1 2 3 4 ऐसे बॉन्ड बनाएगा, इन्होंने कहा टेट्रावैलेंसी, वेंटहॉफ और लीवेल ने। ऑलवेज कोवैलेंसी मतलब कितनी होगी, 4 होगी टेट्रावैलेंसी, ठीक। कैसे बनाता है, टेट्रावैलेंसी का मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा तो 4 ले सकता है या 4 दे सकता है। रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, इसलिए कैसे होगा, हाई एंडोथर्मिक होगा, ठीक, हाई एंडोथर्मिक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा कि हम एनर्जी देना पड़ेगा बहुत ज्यादा, तभी हम इससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इसलिए हाई एंडो एनर्जी होगा। क्योंकि इसमें 4 को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब हम आगे चलते हैं। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इज ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s to pp हो गया। अब ये क्या बोल रहे हैं, टेट्रावैलेंसी वैसे तो क्या होता है, हम जैसे बनाए टेबल एक, जैसे कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में C6 होता है ना, तो C6 है 1s2 2s2 2p2, ये बैलेंस केवल बॉन्ड फॉर्मेशन में आते हैं, ठीक है। अगर हम इसका एक ऑर्बिटल बनाए S वाले का, इसके P वाले के 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3, ठीक है ना। S वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसको टेट्रावैलेंसी ना शो करके केवल डाईवैलेंसी शो करना चाहिए, है ना। लेकिन एक क्यों हुआ कि ये 2 की जगह 4 शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन आके यहाँ जंप करके आ जाता है, इसको बोलते हैं हम एक्साइटेशन या प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, यहां से उठ के यहां चला जाएगा, तब हम क्या बना सकते हैं यहाँ पे, अब इसको क्या बना सकते हैं, पेन चेंज कर ले रहा हूं। अब क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड तो यहाँ पे होगा, एक ऑर्बिटल, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे, ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, ठीक। अब क्या होगा, 4 ऑर्बिटल बन गए, अब 4 फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, तो आराम से 4 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे एक कुछ आ सकता है, मान लो हाइड्रोजन आ गया, मान लो हाइड्रोजन यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, टेट्रावैलेंसी ऐसे शो कर लेता है। इसलिए उन्होंने कहा था कार्बन एग्जिस्ट करता है कि किस फॉर्म में, टेट्रावैलेंसी के फॉर्म में, ठीक। कैसे बना, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर अपनी p ऑर्बिटल में दे देता है, तो इसलिए प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जिसको बोलते हैं, ठीक। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, मेनली आपने देखा होगा, है ना, ऐसे। देखिए कार्बन के चारों बॉन्ड एक सेम होते हैं ना, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। अब कभी देखा है कि मतलब एक बॉन्ड की स्ट्रेंथ अलग हो, है ना, एक बॉन्ड छोटी हो, एक बॉन्ड बड़ी हो, नहीं ना, चारों एक जैसे बॉन्ड होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन से बनते हैं। जब हाइब्रिडाइजेशन से बनते हैं तो क्या होता है, ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर जाते हैं। जब इंटरमिक्स कर जाते हैं तो सभी की बॉन्ड लेंथ लगभग सेम हो जाती है,
मतलब बराबर सेम होती है, लगभग बराबर सेम ही होती है ना। तो मान लो जैसे हाइड्रोजन यहाँ आया था, हाइड्रोजन यहाँ आया था, हाइड्रोजन यहाँ आया था, ठीक, हाइड्रोजन यहाँ आया था, ठीक है। तो ये इसके साथ बनाएगा, चारों के साथ बना लेगा, तो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है। मान लो कि ये तो हाइड्रोजन इसका भी S होगा, इसका भी S है, इसका भी S है, इसका तो चलो PP है ना। हाइड्रोजन का इसका तो S होगा, इसका S होगा, इसका S होगा। तो इसमें बॉन्ड में डिफरेंस, बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों S के हैं, एक SP है, SP है, बॉन्ड लेंथ की डिफरेंस होना चाहिए ना। लेकिन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा क्या होते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, जिसके बाद एक नया टाइप का मतलब हाइब्रिडाइजेशन पैदा होता है, जिसकी वजह से उसके बॉन्ड लेंथ सबके सेम होते हैं, ठीक है। वो आप कोवेलेंट कंपाउंड में भी पढ़ेंगे, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, जैसे दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही दिया है, 1s2 2s2 2p2 मैंने पहले भी बता दिया है ना। और जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे 2s है हमारा, 2p है, एक इलेक्ट्रॉन दो थे यहाँ पे, जंप हो गए इसमें चला गया, तो एक ए वाला S वाला है, 2s वाला ये तीनों के हैं, 2p वाले हैं, ठीक, जंप हो गए यहाँ चले गए, है ना। वही टेबल बनाए हुए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, फादर ऑफ केमिस्ट्री ऐसे ही दे दिया है इन्होंने कि मतलब फादर ऑफ केमिस्ट्री, जैसे अगर नॉर्मल पूछ लिया गया कि हमारे केमिस्ट्री के फादर कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन से हैं, एंटोवन लीवनहॉक, एंटोवन लिवोसियर, एंटोवन लीवनहॉक नहीं, एंटोवन लिवोसियर। अब दूसरा बोल दिया, फ्रेडरिक बोलर इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन से हैं, एंटोनियन लिवोसियर, ठीक है ना। और फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है, फ्रेडरिक बोलर, फ्रेडरिक बोलर। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन से, फ्रेडरिक बोलर है, ठीक। अब द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री वाज अवार्डेड इन 1901 टू जैकब्स हेनरिकस वेंटहॉफ। सबसे पहले 1901 में जैकब हेनरिकस वेंटहॉफ को क्या मिला था, फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था, फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था, ठीक। अब हम मेनली बेसिकली क्या देखते हैं, अब मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको, जो कार्बन वाला है टेट्रावैलेंसी की बेसिस पे यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे मैं थोड़ा और आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, मान लो एक स्लाइड ले रहा हूँ यहाँ पे। अब हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ मैं। देखिए कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। तो हम जैसे कोई भी मीथेन ग्रुप इथेन ग्रुप ले लें, कार्बन CH3 वाला है, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ऐसे बना रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें से क्या कर रहे हैं, हम 2 हाइड्रोजन निकाल दे रहे हैं, -2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। तो अगर हाइड्रोजन निकलता है तो हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन, या क्या बोल सकते हैं, डीहाइड्रोजनेशन। क्यों, हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन को निकलने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन या फिर डीहाइड्रोजेशन। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, ऑक्सीजन, अगर हम दे रहे होते ऑक्सीजन तो तब हम क्या बोलते, रिडक्शन, क्या बोलते, दे रहे होते तो रिडक्शन, यहाँ पे निकल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, इसको चेंज कर लो, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन या फिर डीहाइड्रोजेशन, या फिर डीहाइड्रोजनेशन, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन या डीहाइड्रोजन। अब जब निकलने के बाद क्या बनेगा, इसमें 2 हाइड्रोजन निकाल दो, कार्बन हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये बन गया, है ना। अब ये बन जाएगा क्योंकि हमने यहाँ से एक, मान लो यहाँ से निकाल दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया, तो ये वाला कंपाउंड बन गया। अब मान लो फिर से हम डीहाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, -2 हाइड्रोजन, तो क्या फिर से हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और डीहाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन या डीहाइड्रोजनेशन बोल देंगे, ठीक। 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, फिर हमारा कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, CH, अब 3 बॉन्ड आ जाएंगे CH। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए
कार्बन का कितने सिग्मा बॉन्ड है, जैसे हम स्टेरिक नंबर निकालते हैं, स्टेरिक नंबर कैसे देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, कितनी सिग्मा बॉन्ड है प्लस लोन पेयर, तो हम यहाँ कैसे निकाल लेंगे, सिग्मा बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड है तो सिग्मा सिग्मा देन सिग्मा एंड देन सिग्मा, सेम यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक, जितने भी सिग्मा बॉन्ड है कितने बॉन्ड है 4 प्लस लोन पेयर कोई है 0, तो हमारा कितना आ रहा है 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा हमारा sp3, जितना सिग्मा बॉन्ड उस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या होगा sp3 हो जाएगा, है ना। अब मान लो कि हम यहाँ निकालते हैं, मान लो यहाँ निकालते हैं तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे एक पाई एक सिग्मा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना सिग्मा बॉन्ड 3 है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे रखिए 3 + 0 तो 3 आएगा, तो यहाँ कैसा हो जाएगा sp2, 2 1 3 हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, सेम यहाँ पे निकाल लीजिए, यहाँ पे इसके बीच में बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा, यहाँ पे एक सिग्मा 2 पाई होते हैं, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा sp हो जाएगा, है ना, अब sp हो जाएगा। अब क्या होगा, अब मान लो इसी में पूछ लिया जाए, ठीक है, अब पूछ लिया जाए कि बताइए कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ आपने पढ़ा होगा है ना कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है sp वाले की, मतलब 3 जिसके बॉन्ड होंगे sp वाले की ज्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड वाले की और फिर सिंगल बॉन्ड वाले की। पहले तो हम ऐसे ही बना लेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की sp की ज्यादा, फिर sp2 वाले की, फिर sp3 वाले की, है ना। अब sp3 वाले की, अब मान लो आप पूछा जाए कि बताइए परसेंटेज आप इसमें sp3 में s कैरेक्टर कितना है, परसेंटेज आप sp2 में s कैरेक्टर कितना है या p कैरेक्टर कितना है, इसमें कितना है, तो अब हम कैसे निकालेंगे, तब हम निकालेंगे, अब मान लो दूसरी स्लाइड पे चलते हैं, जैसे ये तो हो गया था हमारा, अब ये वाली खाली स्लाइड है ये ले लेते हैं हम, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, है ना, जैसे sp3 ले लिया मैंने, एक सेकेंड, जैसे sp3 ले लिया है ना, sp3 में निकालना है हमको परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, हमने एसिडिक स्ट्रेंथ देख ली है, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है sp की, फिर sp2 की, फिर sp3, क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो 3 बॉन्ड होते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड वाली की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फिर सिंगल बॉन्ड वाली की, ठीक। अब हम देखने जा रहे हैं परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर या फिर परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर, तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर TER कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, कितने s हैं 1, कितने s हैं यहाँ पे देखिए 1 s है, और पूरा हाइब्रिडाइजेशन कितना है हमारा 4 है, तो हम क्या लिख लेंगे 1/4, परसेंटेज कितने उस जिसमें से जितने हैं और कितने हैं, मतलब जितने हैं मतलब एक है और कितने टोटल इंटू 100 कर लेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा 25, यही हो जाएगा हमारा 25%, ठीक है। s का कैरेक्टर कितना है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर 25%, ठीक। अगर ऐसे ही पूछ ली जाए परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर बताओ, हम तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं 100 - 25, है ना, तो 75 आ जाएगा, लेकिन अगर ऐसे निकालना है तो s इसमें p कितने हैं 3 है हमारे, टोटल कितने हैं 4 है, 3/4 इंटू 100, क्या हो जाएगा 25 एंड 3 75%, तो परसेंटेज हमारा आ गया 75%, ऐसे निकालते हैं। अब मान लो sp3 का हो गया, अब हम sp2 वाला निकालते हैं, सॉरी, अब इसका आ गया, अब हम पेन चेंज कर लें, अब इसका, अब sp2 वाले का निकालो जल्दी से, आप पॉज करके निकाल सकते हैं, ठीक है, बाद में देख लीजिए क्या करना है, आप एक बार पॉज करके निकालिए, अपने मन से निकालिए थोड़ा, है ना, तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको।
मान लो यहाँ पे भी निकालने हैं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ठीक। कैसा हो जाएगा एस कैरेक्टर, कितने एस है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एस एक है, हाइब्रिडाइजेशन कितना है 2 1 3, ठीक 2 1 3 तो 3 इंटू 100। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, लगभग कितना आ जाएगा, लगभग 33%, तो यहाँ पे 33% आ जाएगा, है ना। अब ऐसे ही पूछ लेंगे परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर, इसमें कितना है ना, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर, तो पी देख लो यहाँ पे कितने हैं 2, कंपाउंड कितने हैं 3, 2/3, मान लो 100 इंटू 33 अगर माइनस भी कर दे तो कितना आता है 67 के आसपास आएगा, 200 66 या 67, ठीक है ना 100, तो यहाँ पे लगभग कितना आ जाएगा 33 इसी कुछ आएगा पॉइंट में इंटू 3, तो 67 के आसपास आ जाएगा ना। परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर आ गया हमारा कितना 67 और एस कैरेक्टर कितना था 33%, ठीक। अगर ये वाला, अब एसपी में देख लो, अब एसपी में कितना होगा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर परसेंटेज का कितना होगा, इसमें भी देखो कैसे सेम निकालेंगे, एस कितने हैं 1 और इसमें 2, ठीक है 1/2 हो जाएगा इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 1/2 से 100 को डिवाइड करेंगे 50 आएगा, तो 50%, ठीक है। अब सेम पी का निकाल लो, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर कितना हो जाएगा, कितने पी हैं सेम वही है 1/2 इंटू 100 इक्वल टू 50, मतलब 50% आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एच कैरेक्टर हमारा कितना है sp3 में, sp3 में कितना है 25%, sp2 में कितना है परसेंटेज ऑफ एच कैरेक्टर 33%, है ना। परसेंटेज ऑफ एच कैरेक्टर इसमें कितना है 50%, है ना। अब यहाँ पे भी क्या पूछ सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ सकते हैं, तो आपको यहाँ से भी कैसे बता सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूं एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ दिख रहा है आपको, एसिडिक TR दिख रहा है आपको, स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे कैसे हो गया, सामने पहले भी देख लिया sp की ज्यादा होती है, फिर sp2 की होती है एंड देन sp3 की होती है, तो हम क्या देख सकते हैं, बोल सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर दिख रहा है, एस हाँ दिख रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एच कैरेक्टर, एच कैरेक्टर इसमें देखो क्योंकि यहाँ 50% था, है ना, sp में 33% था एंड sp2 में कितना था 25%, ठीक। हम ऐसे भी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, ठीक, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पे, जैसे यहाँ पे ये हम लोग पढ़ चुके हैं द फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज केमिस्ट्री, ये वाला पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम ऑर्गेनिक, ये मेनली बेसिस पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कल डिस्कस करेंगे। मैं आपको थोड़ा और बताना चाह रहा हूँ इस पे जो हमने पढ़ा था, इसमें देखो जो 3 बॉन्ड वाला था, चलो मैं पीछे स्लाइड में ही लेके चलता हूँ आपको, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर नहीं, अच्छा हाँ यहाँ पे देखिए, अब मैं इसको आपने लिख लिया होगा, अब मैं इसको कुछ रब कर रहा हूँ, पहले इसको मैं सबको रब कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आपने यहाँ पे सब लिख ही लिया होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको डिटेल में। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ा ही होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे कैसे बना सकते हैं, सॉरी, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे हम इसका,
इसके sp3 वाले का कैसे बनाएंगे, एक कार्बन है तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं हम लोग कार्बन का, फिर ऐसे ऐसे हो जाएगा है ना, फिर कार्बन यहाँ होगा, ऐसे बॉन्ड बना रहा होगा, और ये 4 बॉन्ड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और ये हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा है ना, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा है ना। तो इसने ऐसे बॉन्ड बनाया होगा है ना। अब क्या होगा, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है ना? इसमें क्या होगा, एस और पी के बीच में बना होगा, एस पी के है ना। तो इसमें सभी सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, देखो सभी सिग्मा टाइप के बॉन्ड बन रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, इसमें थोड़ा होता है कि क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन हाइड्रोजन है ना, डबल बॉन्ड है इसमें। तो हम कैसे बना सकते हैं इसको, एक सेकेंड, देखिए इसको कार्बन लिख लेंगे 2, ठीक है ना। और इसमें क्या हो रहा होगा, एक तो पी ऑर्बिटल रहा होगा तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा है ना, एक हाइड्रोजन ऊपर वाला एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा इसके साथ एक सिग्मा, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा है ना, इसके साथ ये हाइड्रोजन है तो इसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा, और ऊपर भी एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा, हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा है ना। अब जैसे मैं एक पेन चेंज कर लूँगा अपना, अब देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड एंड यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड है ना, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, और इसके बीच में भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा ना? लेकिन यहाँ पे देखो सिग्मा बन रहा होगा, यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा एंड यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे, एक यहाँ पे क्या होता है, पी ऑर्बिटल भी तो होता है, तो पी ऑर्बिटल होगा यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल होगा, ठीक। तो इसलिए ये पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड इनके बीच में बनेगा और इनके बीच में बनेगा, क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ऐसा नहीं है कि डिफरेंट प्लेन वाला बनेगा, अगर एक पी वाई वाला है तो ए भी पी वाई वाला होगा, ठीक है, सेम ओरिएंटेशन वाला बनता है, जैसे आपने हाइब्रिडाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि कभी भी डिफरेंट ओरिएंटेशन वाले ऑर्बिटल नहीं बनते हैं, ठीक। तो पी आई पी वाई इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बोलते हैं। अब सेम क्या है, जैसे मैं इसका भी स्ट्रक्चर बनाऊं, दूसरे वाले का, ये वाले इस वाले का, हमने इसका बना लिया, इसके बना लिया, इसका बना लिया, अब इसके वाले को बनाते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होगा, कार्बन होगा, एक कार्बन यहाँ बना लेते हैं, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के साथ बना दिया हमने, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के साथ बना दिया है ना। अब क्या होगा, मैं पेन चेंज करके आपको बताता हूँ, थोड़ा क्लियर आएगा। यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, यहाँ एक सिग्मा हो गया, एक ऐसे ऑर्बिटल होगा है ना, एक ऐसे ऑर्बिटल होगा, ठीक। अब और क्या होगा, इसमें एक ऑर्बिटल ऐसे होगा तो एक ऐसे होगा है ना, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है, तो वाइड वाला के साथ, वाइड वाले के साथ एंड रेड वाले के साथ, क्योंकि सेम ओरिएंटेशन वाले मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड किसका बन रहा है, इसमें देखो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड लगभग इतना बन रहा है, इसका ज्यादा होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इतना, केवल इतना है, छोटा है, इसका कम है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सबसे ज्यादा किसमें बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सबसे ज्यादा किसमें बन रहा है, इसमें। अब जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल में कौन किसके ऊपर ज्यादा जल्दी अटैक करेगा, है ना, कौन जल्दी अटैक करेगा। अब आप खुद ही देख लिए, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाता है, वहां जाता है जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा या इसके पास जाएगा, है ना, किसके पास जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके पास ज्यादा है
तो इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा, ठीक है, इस पे अटैक करेगा। तो इसलिए हम रिएक्टिविटी किसकी कहते हैं सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले कहाँ जाएगा, इसके पास। तो रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफाइल के लिए किसकी ज़्यादा होगी, 3 बॉन्ड वाले की, देन डबल बॉन्ड वाले की, एंड देन सिंगल बॉन्ड वाले की, ठीक है। इस बेसिस पे हमारी रिएक्शन होती है। तो आज लगभग हम यहीं रहने देते हैं और इस सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।